हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। संस्कृत में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी। इसी सीरीज़ में आज मैं आपका 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ सभी लोग जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस जो हैं वो आप सभी को मिलती रहेंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। वृषभ शब्द का अर्थ है भैंस, ऊंट, बैल या कुत्ता। वृषभ का अर्थ फटाफट से बताओ क्या होता है। वृषभः बताया था ना। वृषभ का मतलब होता है बैल। और आपको देखिए हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी नाम अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी के शब्दों की भी संस्कृत देख लो। भैंस को बोलते हैं महिषी, ऊँट की संस्कृत होती है उष्ट्रहा और कुत्ते की होती है कुक्कुरहा या फिर श्वानहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी के गुण, दोष, दशा या अवस्था को व्यक्त करते हैं, उनमें कौन सी संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्दों के अंतर्गत होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि ये भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि बालक, बालिका, नदी, पर्वत, ये क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। नदी में अगर गंगा का नाम ले दे तो गंगा क्या हो जाएगी, पुरुषवाचक संज्ञा हो जाएगी। बालक में बोल दिया राम, तो राम क्या है, पुरुषवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो एक समूह का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं, जैसे कि आपका आर्मी हो गया, क्लास हो गया, कक्षा जिसको बोलेंगे, झुंड या फिर भीड़, ये क्या हो जाएंगी, समूहवाचक संज्ञा में हो जाएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जो पदार्थ का बोध कराते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएंगी, जैसे लकड़ी हो गया, सोना हो गया, ये पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है से, के द्वारा, के लिए, में पर या फिर काकी के। तो देखिए आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, षष्ठी विभक्ति संबंध काकी के नानी ने। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या रहेगा, काकी के द्वारा किसका है, तो देखो कर्ता, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीया करण से या के द्वारा। तो ये है तृतीय विभक्ति का। कारक है यहाँ पर करण। के लिए किस में आता है, चतुर्थी संप्रदान के लिए। चतुर्थी विभक्ति कारक कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसके बाद पंचमी विभक्ति आपका अपादान कारक होता है और इसका चिन्ह रहता है से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी संबंध काकी के नानी ने और सप्तमी अधिकरण मेपे पर। तो मेपे पर में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति, और कारक अगर पूछेंगे तो अधिकरण कारक रहेगा। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से 3 बनते हैं, विभक्ति और चिन्ह पूछ लेंगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक है, ठीक है, या आपसे कारक पूछा और उसका चिन्ह पूछ लिया। तो ऐसे ही उलट पुलट के क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतियों में विभक्ति और वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। बताइएगा फटाफट से पतियों में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो पतियों में है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। अयाची क्रियापद में प्रयुक्त लकार है लट, लोट, लृट या फिर लंग। अयाचे आपको यहाँ पर आ दिख रहा होगा, और आ मैंने किस में बताया था, लंग लकार में। तो अयाचे जो क्रियापद है इसमें लकार है आपका लंग लकार। धातु यहाँ पर याच धातु है, ठीक है। जैसे पठ धातु होती है, पठ का कैसे लिखेंगे, अपठत, ऐसे तो रूप चलते हैं। और अपठत देख के आप बता सकते हो कि कौन सा इसमें लकार है, लंग लकार है, यानी कि भूतकाल के लिए है। उम्मीद है कि आप सभी के 5 के 5 MCQ क्वेश्चन सही रहे होंगे। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जामुन, आम, कद्दू, करेला। जामुन की संस्कृत होती है जम्बूफलम, आम की होती है आम्रम, सहकारा भी लिख सकते हो,
कद्दू की होती है कूसमांडा और करेले की संस्कृत होती है कारवेलम। संस्कृत से हिंदी नाम भी पूछ लेते हैं और हिंदी नाम से संस्कृत नाम भी पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? विदुषा, विद्वान इसका अर्थ होता है। विदुषा मतलब विद्वान के आपका ये शब्द रूप है ये। तो विदुषा में बताइए कौन सी विभक्ति और वचन है? तो विदुषा शब्द में है तृतीया विभक्ति एक वचन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। लास्ट जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था 2019 का, उसमें अस्मद के रूप आए थे और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था अस्मद वाले में, वहाँ पर भी आपका कुछ ऐसे ही पूछा गया था। तो देखिए वहाँ असमान पूछा गया था कि असमान में कौन सी विभक्ति और वचन है। अगर आपको कुछ याद हो तो वहाँ असमान पूछा गया था। सेम युष्मद के भी ऐसे ही चलते हैं। तो बहुवचन जब आप चलेंगे तो कैसे चलेंगे? अस्मद वाले में कैसे चलता था? वयम, अस्मान, अस्माभि, ऐसे तो चलता था। यहाँ पर कैसे चलेगा? यूयम, युष्मान, युष्माभि। युष्मान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या आ गया? युष्मान। ये मैं बहुवचन की ही लाइन बोल रही थी। बहुवचन में सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, उसके बाद द्वितीय, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी। मैंने आपको इस प्रकार से याद कराए थे कि एक वचन याद करो, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। तो ऐसे याद करेंगे तो ये याद रहेंगे। युष्मद का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप रहेगा युष्मान। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। वृक्ष शब्द का पंचमी एक वचन क्या रहेगा? राम के रूप सभी को याद है। राम का पंचमी एक वचन क्या होता है? रामात। तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्षात। राम के रूप अच्छे से तैयार कर लो जिसने अभी तक नहीं किए हैं। अब देखिए इन तीनों के आंसर कैसे लिखोगे। एग्जाम में आंसर इस प्रकार से लिखना, विदुषा शब्द तृतीय विभक्ति और एक वचन में है। नेक्स्ट आपका युष्मद पूछा था, युष्मद का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप, तो वो आपका रहेगा युष्मान। आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी बंद कर सकते हो। फिर वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है वृक्षात, इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हैं या इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, हित मनोहारी च दुर्लभम वचा सूक्ति का आशय हिंदी में लिखिए। तो हित मनोहारी यानी कि हितकारी और मनोहारी वचन एक साथ मिलना दुर्लभ है। ठीक है, ऐसे वचन जो हमारे लिए हितकारी भी हों और मनोहारी भी हों तो वो एक साथ नहीं मिलेंगे देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेवकः स्वकार्यम अकरोत्, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सेवका की हिंदी क्या रहेगी? सेवक। स्वकार्यम, स्व मीन्स अपना, कार्यम मीन्स कार्य, और अकरोत मीन्स होता है किया, पुराना मतलब बीत गया ना, लट लकार का लंग लकार का है ये। करोत मीन्स होता है करना, और ये तो भूतकाल में चला गया, आपका बीता हुआ है, तो यहाँ पर किया लगाएंगे। ठीक है, करता है ऐसा नहीं लगाएंगे। तो आपका वाक्य बनेगा, सेवक ने अपना काम स्वयं किया। ठीक है, या सेवक ने स्वयं कार्य किया। देखिए दोनों प्रश्नों के उत्तर, हितकारी एवं मनोहारी वचन एक साथ दुर्लभ हैं। सूक्ति इंपॉर्टेंट है, रिपीट होती है ये वाली। और सेवक ने अपना कार्य किया, आपका वाक्य क्या था? सेवकः, इसका अर्थ हो गया सेवक। स्वकार्यम यानी कि अपना कार्य, स्व मीन्स अपना होता है, कार्य मीन्स कार्य, और अकरोत का मतलब होता है करना। अब क्योंकि आ लगा है इसका मतलब लंग लकार का है, तो लंग लकार में आपको क्रिया वैसी ही लगानी है कि किया, पता चले कि बीत चुका है काम। यहाँ पर आपके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं और उम्मीद है आपके सभी सही रहे होंगे। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, क्री धातु का लट लकार में रूप लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो धातुओं के अच्छे से याद कर लो, क्री धातु के, और एक है आपकी दा धातु। इसके थोड़े से अलग चलते हैं, इसीलिए इनके अच्छे से याद कर लो, बाकी सभी के पट की तरह बन जाएंगे। देखिए क्री धातु के लट लकार के रूप कैसे चलेगा। प्रथम पुरुष में करोति कुर्ता कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष में करोसि कुर्था कुरुत, उत्तम पुरुष में करोमि कुर्वः कुर्मः। ठीक है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है सारे, और ये है बहुवचन। क्री धातु के साथ साथ दा धातु के भी लट लकार के रूप अच्छे से तैयार करिए। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप पूछा गया है, तो तृतीया का द्विवचन तो सभी को पता होगा, क्या लगाना होता है? भ्याम लगाना होता है। यहाँ पर ऐसे हलंत भी लगेगी, भ्याम। ठीक है, तो अगर एक वचन की बात करते हैं तो एक वचन में प्रथमा से स्टार्ट करो। कैसे करवाया था लास्ट क्लास में? अहम, माम, मया।
तीसरे नंबर पे आके कौन सा मिला, मया, तो एक वचन हो जाएगा मया। आवाभ्याम तो कर ही लिया। बहुवचन की जब आप लाइन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ोगे, वयम, अस्मान, अस्माभि। तीसरे नंबर पे आके कहाँ रुके, अस्माभि पर, तो आपका बहुवचन हो जाएगा अस्माभि। तो तृतीया विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या बनेंगे, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। देखो याद करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। किसी ने साथ साथ में याद किए, किसी ने प्रथमा विभक्ति एक साथ पढ़ी होगी, द्वितीय एक साथ पढ़ी होगी, तृतीय एक साथ पढ़ी होगी। किसी ने हो सकता है एक वचन एक साथ याद किए, द्विवचन एक साथ याद किए, बहुवचन एक साथ याद किए। तो जैसे भी आपने याद किया हो, बट आपको बस आंसर आना चाहिए। वहाँ ये कोई नहीं पूछता कि आपने कैसे याद किया है, ठीक है, बस आपको उत्तर वहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का एक एक उदाहरण दे और उसका वर्णन करें। देखिए दृश्य सामग्रियाँ क्या होती हैं, तो ऐसी सामग्रियाँ, ऐसे TLM जिसमें सिर्फ चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि उसमें सिर्फ हम आँखों का ही यूज़ करते हैं। और श्रव्य में क्या होता है, चीज़ें सिर्फ सुनाई देती हैं। और अगर दृश्य श्रव्य दोनों हैं साथ साथ, तो हमें चीज़ें दिखाई भी देंगी, सुनाई भी देंगी। तो दृश्य सामग्री की परिभाषा क्या लिख देंगे, वे उपकरण जिनमें केवल आँखों का उपयोग किया जाता है, अर्थात जिसमें केवल दिखाई देता है, वो कहलाती हैं दृश्य सामग्री। जैसे कि श्यामपट, यहाँ श्यामपट कर लीजिएगा, यानी कि ब्लैक बोर्ड, ये भी आपका एक दृश्य उपकरण है। इसके बाद चार्ट, मॉडल, चित्र, ये सभी क्या है, दृश्य उपकरण है, इनमें चीज़ें दिखाई देती हैं। श्रव्य सामग्री वे उपकरण जिनमें केवल कानों का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऐसी सामग्रियाँ जिसमें केवल सुनाई देता है, वो कहलाती हैं श्रव्य सामग्री। जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो क्लिप, इन सब में सुनाई देगा, दिखाई कुछ नहीं देगा, तो ये होंगी श्रव्य सामग्रियाँ। और जो दृश्य श्रव्य दोनों होंगी, उनमें दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे। जैसे कि वीडियो क्लिप हो गई आपकी, चलचित्र जो है, छोटी छोटी मूवी वगैरह हम बना के बच्चों को सिखाते हैं ना, तो वो इसमें आ जाएंगे। उसमें ऑडियो भी आती है, आवाज़ भी आती है, और सामने जो है व्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। देखो एक श्लोक आना ही आना है 2 नंबर में, तो श्लोक जो मैंने आपको कराए हैं उनको रिवाइज ज़रूर करिएगा। श्लोक है, को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किम व चक्षु पीड़ेव केवलम। को अर्था पुत्रेण, यानी कि क्या अर्थ है ऐसे पुत्र का जो ना तो विद्वान हो और ना ही धार्मिक हो। काणेन चक्षुषा, चक्षु मीन्स होती है आँख, काणेन मीन्स कानी। जैसे कि जिस प्रकार से कानी आँख का कोई लाभ नहीं होता, वो केवल चक्षु मीन्स आँख, पीड़े मीन्स पीड़ा, वो केवल क्या देती है, पीड़ा ही देती है, उससे कोई फायदा नहीं होता। अर्थ देखिए कैसे लिखोगे, उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, या उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना विद्वान हो और ना ही धार्मिक हो। जिस प्रकार से कानी आँख, कहानी नहीं, कानी आँख से क्या लाभ होगा, वह तो केवल पीड़ा देने के लिए ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। गोधूमा, गोधूमा का मतलब होता है गेहूँ। तक्रम मीन्स छाछ, द्राक्षा मीन्स अंगूर, कदलीफलम केला, द्विदलम दाल, बद्रीफलम बेर, बेर आपका लोचनम मीन्स आँख, पंका मीन्स कीचड़। देखिए जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, एक टेबल सी बना करके एग्जाम में लिखिएगा इस प्रकार से, गोधूम की हिंदी, उसके सामने गेहूँ, तक्रम का छाछ, द्राक्षा का अंगूर, कदलीफलम का केला, द्विदलम का दाल, बद्रीफलम का बेर, लोचनम का आँख, पंका का कीचड़। प्रॉपर अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में थोड़ा सा ब्लैक ब्लू पेन का, स्केच वगैरह का भी यूज़ आप कर सकते हो, थोड़ा अच्छे से वहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, 15 से 20 तक के संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। देखिए कभी कभी 1 से 20 तक पूछते हैं, कभी 1 से 10 तक, कभी आपकी 11 से 20 तक, तो अलग अलग तरीके से आएगी। 15 की संस्कृत होती है पंचदश, क्योंकि आपको पता है 10 की संस्कृत क्या होती है, दश। और इसके बाद 11 बनेगा तो क्या कर देना है, 11 के लिए 10 तो लगेगा ही, बस एक और बढ़ा तो 1 लगा दोगे, एकादश। ऐसे 2 होगा तो 12 होगा तो 10 तो लगेगा ही, 2 बढ़ रहे ना तो आगे लग जाएगा द्वादश। इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो 15 की पंचदश, 16 की षोडश, 17 की सप्तदश, 18 की अष्टादश, 19 की नवदश, या फिर एकोनविंशति। कोई कल कह रहा था कि मैम 21 में यानी कि 21 और 29 में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। एक चीज़ देखिए मेरी समझिएगा, ये जो होता है ना आपका 90 वाला, जैसे कि 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, ये जो नंबर्स हैं वो 2 प्रकार के बन सकते हैं। देखिएगा कैसे,
19 को हम ये लिख सकते हैं 10 + 9। जब 10 + 9 लिखेंगे तब इसकी संस्कृत क्या बनेगी? 10 की 10 और 9 की 9, तो आपकी बन जाएगी नवदश। अगर 29 सामने हुआ तो कैसे लिखोगे? 20 + 9, 20 की क्या हो जाएगी? विंशतिः, और 9 की क्या हो जाएगी? नव, नवविंशति बन जाएगा। अगर 21 है सामने तो कैसे बनाओगे? 20 + 1, 20 की संस्कृत विंशतिः और 1 की 1, तो एकविंशति आपका बन जाएगा। ऐसे ही बनने हैं। अब 29 वालों को और देखिए दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो इसको। 29 को आप ये भी तो लिख सकते हैं 30 - 1। तब उस कंडीशन में जब 1 माइनस करोगे तब आप आगे लगाओगे एकोन या फिर ऊन, और फिर लगाएंगे 30 की संस्कृत। 30 की क्या होती है? 63। क्लियर? ऐसे अगर 19 की बनानी है तो क्या लिख सकते हो इसको? 20 - 1, तो 20 की संस्कृत क्या हो जाएगी? विंशति, और 1 कम कर रहे हो तो लग जाएगा एकोन, इसीलिए यहाँ पर बना है एकोन विंशति। और 20 की संस्कृत तो पता ही है 20। तो ये जो है, अब कंफ्यूज मत होना कि किस प्रकार से बनाने हैं, ठीक है? ये वाला याद रखना कॉन्सेप्ट, और ये वाला याद रखना। ये वाला तो आपका सिर्फ जहाँ पर लास्ट में 9 होगा, जैसे 19, 29, 39, 49, इनमें ही काम करेगा, बाकी और कहीं लगना ही नहीं है माइनस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, दूसरा है वह विद्यालय से आता है, तीसरा है राम के पास 2 फूल हैं, और चौथा है राम ने रावण को मारा। देखिए यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, वृक्ष पर, तो वृक्ष की संस्कृत क्या रहेगी? अब देखिए पहले तो आप जाओ, पर लगा हुआ है तो पर कहाँ पर मिलेगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पे पर, सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पे पर, तो वृक्ष की आपको ढूंढनी है सप्तमी विभक्ति। क्या होगी? राम की सप्तमी होती है रामे, तो वृक्ष की सप्तमी हो जाएगी वृक्षे। इसके बाद वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, 3 की संस्कृत क्या होती है? त्रीण। नपुंसकलिंग लगाना पड़ेगा, नपुंसकलिंग में क्या होता है? त्रीण। पत्ते की पत्राणि, 2 से ज़्यादा है ना, तो देखो एक वचन में पत्रम, द्विवचन में पत्रे, और बहुवचन में पत्राणि। है कि क्या होती है? अस्ति स्तः सन्ति, अस धातु चलती है के लिए, तो अस्ति स्तः सन्ति, बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया आएगी क्या? सन्ति। नेक्स्ट है वह विद्यालय से आता है, वह की संस्कृत लगा दी सह, विद्यालय से अलग हुआ ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में 5वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि पंचमी विभक्ति है, तो विद्यालय का पंचमी लगाइए। राम का पंचमी क्या होता है? रामात, तो विद्यालय का पंचमी हो जाएगा विद्यालयात। आने की संस्कृत होती है आगच्छत, तो यहाँ पर सह के अनुसार लग जाएगी आगच्छति। पठति आगच्छति, क्रिया जो यहाँ पर कर्ता होता है उसी के अनुसार क्रिया लगती है। राम के पास 2 फूल हैं, पास आपको बताया था किसी चीज़ के पास होने में, समीप होने में, निकट होने में, जिसके समीप होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का रूप लगता है। यहाँ पर राम एक वचन है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगेगा, क्या होगा? रामम, तो आ जाएगा रामम। 2 की संस्कृत क्या हो जाएगी? पास की पहले लगाओ, पास की क्या लगेगी? निक्सा, तो राम निक्सा। 2 फूल की क्या होगी? पुष्प, ठीक है। अब देखो एक वचन में क्या रहेगा? पुष्प, द्विवचन में पुष्पे, और बहुवचन में पुष्पानि। यहाँ पर 2 फूल हैं तो द्विवचन का ही तो है, तो यहाँ पर फूल की क्या लगेगी? पुष्पे, तो रामम निक्सा 2 पुष्पे अस्ति स्तः सन्ति। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? स्तः, तो यहाँ पर लगेगा स्तः, ठीक है। जो यहाँ पर होगा 2 पुष्प थे इसीलिए लग गया स्तः। क्लियर है? चलो, राम ने रावण को मारा, राम ने, राम करता है, कर्ता में प्रथमा रामः, रावण को मारा, द्वितीय विभक्ति रावण में रावणम, मारने के लिए हन धातु होती है और आपका लग जाएगा अहन, ठीक है, लंग लकार में। तो इस प्रकार से ये जो आपके रूप हैं वो बनेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी नोट कर सकते हो। वृक्षे 3 पत्राणि सन्ति, सह विद्यालयात् आगच्छति, रामम निक्सा 2 पुष्पे स्तः, और रामः रावणम अहन।
यहीं पर आपका ये पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।